नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को, या यूं कहें कि स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। आज पूरा राष्ट्र स्वाधीनता दिवस की खुशियों में, इस उत्सव को मनाने में जुटा पड़ा है। इस अवसर पर हमारा दायित्व बनता है स्वतंत्रता दिवस मनाएं, और मनाना भी चाहिए, प्रसन्नता भी मनाना चाहिए। लेकिन एक युद्ध के बाद अपनी विजय का उल्लास मनाने के साथ साथ उस युद्ध में जो हमारी हानियां हुई, उस युद्ध में जो हमारी लापरवाहियां हुई, उस पर चिंतन करने के लिए भी कुछ ऐसा वर्ग होना चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ी को इस विषय पर जागृत कर सके। तो मैं पुनः आपके समक्ष आज प्रस्तुत हूँ। आज के दिन हमारा राष्ट्र स्वाधीन हुआ। मैं बार बार स्वाधीन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। स्वाधीन में और स्वतंत्र में ये दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं हैं, ये बहुत ही अलग शब्द हैं और इन पर विचार करना भी आवश्यक है कि क्योंकि स्वतंत्र यानी कि हमारा तंत्र, हमने अपने आप को अपने अधीन तो कर लिया, लेकिन हमारा तंत्र क्या हम इन 75 वर्षों में बना पाए। उस समय की घटनाओं को इस प्रसंग में स्वतंत्रता और स्वाधीनता का अंतर को समझने के लिए उस समय की घटनाओं को थोड़ा समझना होगा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए और उन्होंने 15 अगस्त को ध्वज फहराया लाल किले पर, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इन्होंने शपथ कब ली प्रधानमंत्री पद की, किसके नाम पर ली? क्योंकि आम चुनाव तो 1951 में हुए, उससे पहले इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली होगी। ये नई पीढ़ी को बताया जाना आवश्यक है। 2 सितंबर 1946 को ये हमारे पहले जो हमें पढ़ाया गया तथाकथित प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं। किसके नाम पर लेते हैं? और स्वतंत्र तो नहीं था देश, स्वाधीन नहीं था, तो फिर शपथ कैसे हुई, प्रधानमंत्री कैसे बने? 51 के आम चुनाव के बाद पुनः प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, ये तो स्वीकार है। भाई चुनाव हुए और लोकतंत्र के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली, लेकिन 1946 में जब देश स्वाधीन नहीं था तो किसके नाम से शपथ लेते हैं? और कैसे ये हमारे पहले प्रधानमंत्री हो गए? उससे पहले 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थाई सरकार की घोषणा होती है। नेताजी द्वारा पहले प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली जाती है, ईश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं। 7 देश इस सरकार को मान्यता देते हैं: जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, इटली, आयरलैंड, मांचको। 7 देशों ने इस अंतरिम सरकार को मान्यता दी थी। अंडमान निकोबार 2 द्वीप स्वतंत्र रूप से हमारे पास थे, जहाँ की हमारा ध्वज फहराया गया, मंत्रिमंडल बना। उन द्वीपों के नाम भी बदले गए थे। अंडमान का नाम शहीद द्वीप, निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया था। तो यदि प्रथम प्रधानमंत्री की बात होती है तो प्रथम प्रधानमंत्री तो हमारे नेता ही सुभाष चंद्र बोस हुए।
उनको बाहर की सरकारों ने भी मान्यता दी और स्वतंत्र हिस्से पर ध्वज फहराया, मंत्रिमंडल बनाया। ये कुछ संदेहास्पद लगना चाहिए, ये नई जनरेशन को बताना चाहिए। 43 में प्रधानमंत्री पहले थे कि 46 में पहले प्रधानमंत्री थे। ये 46 में किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी इन्होंने? आप अगर ये जो हमारे पास में एक हथियार दिया है टेक्नोलॉजी ने, मोबाइल, इस पर एक गूगल गुरु, आप देखें ये गूगल गुरु बड़े काम की चीज़ है और कई सारी बातें बड़ा इसमें स्पष्ट हो जाती है। नेहरू जी ने किसके प्रति निष्ठा के नाम की शपथ ली थी? फिर ये स्वाधीन कैसे हुए थे? फिर ये पहले प्रधानमंत्री कैसे बने? इनके प्रधानमंत्री बनने का भी बड़ा रोचक किस्सा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बैठक हुई थी, पीसीसी, 15 सदस्य थे, उसमें से 12 सदस्यों ने सरदार पटेल के नाम के पर मोहर लगाई थी। 2 सदस्यों ने आचार्य कृपलानी जो थे उस समय उनके नाम पर, और 1 सदस्य ने मत ही नहीं दिया। फिर ये कैसे प्रधानमंत्री बन गए? एक तथाकथित महात्मा अड़ गए और उन्होंने पहले पटेल को मनाया, कृपलानी को मना किया, और जिसको मत ही नहीं मिला था वो हम प्रधानमंत्री के रूप में बन गया। यही स्वतंत्रता है ना, हमारा तंत्र, स्वतंत्र, अपना तंत्र। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडियन पीनल कोड पढ़ाया जाता है कानून के विद्यार्थियों, मैकाले का दिया हुआ। एक कानून का जानकार इस देश की शिक्षा नीति बनाता है। मैकाले ने दी ना शिक्षा पद्धति। कहाँ है अपना तंत्र? अभी हम 75 वर्षों में अपना तंत्र नहीं बना पाए हैं, इसलिए स्वाधीन तो हो गए हैं लेकिन स्वतंत्र अभी नहीं हुए। एक और वाकया आता है कि एक अपने सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता लिखी थी, उसमें एक सिंधिया जो उस समय उन्होंने साथ नहीं दिया था, तो वो काफ़ी पुस्तकों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से वो कहानी जनमानस में प्रचलित हुई। 1857 की क्रांति में इन्हीं प्रथम प्रधानमंत्री के पिता मोतीलाल नेहरू के पिता गंगाधर नेहरू 1857 की क्रांति में दिल्ली के कोतवाल बनाए जाते हैं और 1857 के गदर को कुचलने के लिए उन्हें वहाँ कमान सौंपी जाती है। ये क्यों नहीं पढ़ाया गया? ये क्यों छिपाया गया? यदि सिंधिया ग्वालियर को छोड़ने से ऐसे हो उसमें श्रेणी में आ गए, तो ये भी तो 1857 की क्रांति में हमारे वीरों के ऊपर अत्याचार किया, ये क्यों नहीं बताया गया? ये पुस्तकों में क्यों छुपा लिया? भला हो नेट, गूगल, इस मोबाइल क्रांति का गया, वो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं जो किसी समय छिपी रही। तो आज इस स्वाधीनता दिवस के अवसर पर कुछ लोग ऐसे खड़े होना चाहिए जो कि बोल सकें, समाज को जागृत कर सकें। अभी कल एक मैं वीडियो देख रहा था, स्वामी दिव्य सागर जी महाराज, वो उल्लेख करना चाहूँगा यहाँ पर। उन्होंने बताया कि जब चोर मोहल्ले में घुसता है तो सबसे ज़्यादा खतरा उसे उस मोहल्ले में, उस गली में रहने वाले मरियल से, कुत्ते से होता है, क्योंकि वो चोर को देखते ही चिल्लाना शुरू कर देता। इतना खतरा पुलिस का, शेर का, आदमी का नहीं होता जितना उस मरे से कुत्ते से होता है, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला के सारे लोगों को जगा देता है। तो वो संत कह रहे थे क्या हम एक मरियल कुत्ते से भी गए बीते हैं, जो हम बोल नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, लोगों को बता नहीं सकते। अब वो जगेंगे नहीं जगेंगे, गहर निद्रा में हैं, या जग गए तो उस चोर को पकड़ेंगे, भगाएंगे। तो हम इतना तो कर सकते हैं। तो इस अवसर पर ऐसे लोग खड़े हों,
ऐसा संकल्प लें कि जो आज वर्तमान स्थितियां पुनः भारत को खंड खंड करने की योजनाएं 2047 जिनका विज़न है, दारुल इस्लाम बनाने का जिनका विज़न है, वो चीज़ भारत माँ के टुकड़े करना जिनका विज़न है, वो चीज़ें स्पष्ट होना चाहिए, समाज के सामने आना चाहिए। विषय उठा तो एक फिर घटना बताना चाहूँगा। 47 में जो अपनी माँ के टुकड़े किए गए, भारत माँ के 30% देश की भूमि उन 15% लोगों को दे दी गई। उस समय की जनसंख्या के हिसाब से भारत की जनसंख्या का 23% मुसलमान थे, जिसमें से 8% मुसलमान भारत छोड़ के नहीं गए। उनके चहेते उस समय के नेताओं ने रोक के रखा। केवल 15% मुसलमानों को 30% जगह दी गई, स्थान दिया गया। विश्व का पहला ऐसा राष्ट्र है जिसका विभाजन धर्म के आधार पर किया गया। तो ये बातें कौन बताएगा? ये नई जनरेशन को कौन बताएगा, कौन पढ़ाएगा? एक ऐसी पीढ़ी जो पुस्तकें पढ़ने में कम विश्वास रखती है, टेक्नोलॉजी जिनका हथियार है, उन्हें बताने के लिए कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो ऐसे राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर, अन्य अवसरों पर बताने वाले, बोलने वाले चाहिए। यदि हम उस मरियल कुत्ते के समान भी बोलने का साहस कर सके तो ये जीवन मनुष्य का होना सार्थक होगा। डर किस बात का? क्योंकि मौत किसी भी माध्यम से आ सकती है। एक्सीडेंट हो जाए, अभी आप गिर पड़ो, रपट जाओ, पंखा ऊपर से गिर जाए, खोपड़ी फट जाए, तो इस तरह मरने से है कि एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। क्योंकि मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं होता, इसलिए भय किस बात का? जो वो कुत्ता नहीं भयग्रस्त होता, बराबर चिल्लाता रहता है। तो हम भी अपने समाज को जागृत करें, इस नई पीढ़ी को जागृत करें। एक छोटी सी घटना इस अवसर पर आज ही मैंने समाचार पत्र में पढ़ी है। हृदय विदीर्ण करने वाली घटना है। एक किसी कुरलीन कौर, जो उस समय भारत विभाजन के समय 7 वर्ष की थी, उनका घटनाक्रम उन्होंने बताया है कि 7 वर्ष की थी और उनको वहाँ से लाहौर से भागना पड़ा। उनके जो नौकर थे, जो कि मुसलमान थे, उन्होंने ही आके उनको उस घर से निकाला। बोले आप जाओ यहाँ से, अब यहाँ आपका कुछ नहीं है। बताती हैं मैं 7 वर्ष की थी, मेरे हाथ से गुड़िया भी छीन ली गई। और किसी तरह वहाँ से गिरते पड़ते सहयोग से वो लोग भारत पाक की सीमा पर पहुँचे। वहाँ पर एक मालगाड़ी में इनके साथ में जो थे उनको लादा गया आलू प्याज की तरह। और जब वो मालगाड़ी चलती है तो पाकिस्तानी सेना आगे चलकर उस मालगाड़ी का इंजन अलग कर देती है। उस ट्रेन पर हमला होता है। पाकिस्तानी सेना, मुसलमान, बलूची उसमें से स्त्रियों को, कन्याओं को खींच के ले जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह। 14 घंटे बाद जब भारतीय सेना वहाँ पहुँचती है, तब पुनः उसमें इंजन लगा के उस ट्रेन को आगे बढ़ाया। ये घटना आज छपी थी समाचार पत्र में, पढ़ी। हृदय विदारक घटना है। स्वतंत्रता की खुशी मनाने के साथ साथ आज के दिन जो ऑफिशियल रूप से 20-25 लाख लोग, संख्या तो करीब 40 लाख के आसपास रही थी, काट दिए गए, बलात्कार हुए, अत्याचार हुए, उनके प्रति भी गंभीरता से हम श्रद्धांजलि देते हुए विचार करें। और भविष्य में जो आज हम 7 राज्यों में, 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, हो चले हैं, तो देश पुनः विघटन के कगार पर है। यदि हम जागृत नहीं हुए तो पुनरावृत्ति, इतिहास से जो कौमें सबक नहीं लेती तो उनको अपना भूगोल बदलना पड़ता है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से क्या बात है, हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये सब फालतू की बकवास है।
सऊदी अरब में अभी आपका 8,000 वर्ष पुराना मंदिर मिला है, आपकी अस्थि वहाँ मिट चुकी है, उसके अवशेष मिले। तो आप विश्व के 20 देश से आपकी अस्थि मिटाई जा चुकी है और भारतवर्ष में भी मिटाने का पूरा प्रयास चल रहा है। और अब तो अपने छोटे से ज़िले भिंड जैसे ज़िले में भी ये घटनाएं प्रायः आम हो चली हैं। इसलिए स्वतंत्रता का हर्षोल्लास मनाने के साथ साथ हम लोग बोलना भी सीखें, अध्ययन करना भी सीखें और ख़ासकर नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को ये अपना प्रमाणित कथन, प्रमाणित बातें बताना सीखें। कुछ लोग बोलने के लिए खड़े हों। अभी मुट्ठी भर लोग बोलने वाले हैं, हर गली हर मोहल्ले में बोलने वाले लोग, बुद्धिजीवी वर्ग चाहिए। बोलने से बहुत कुछ होता है, वो मैं अभी आपको उदाहरण बता चुका हूँ संत का। आज पुनः आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस नहीं कहूँगा क्योंकि बार बार मस्तिष्क में वो शब्द चोट करता है। स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार।